Hello everyone, welcome back to the channel. In the last video, I had covered what are the reasons why the terms of trade is deteriorating for the developing countries, and it was not the case for the other developed countries when they started to develop. Moving ahead, we will cover historical movement in commodity and income terms of trade. Prevish and Singer based their belief that the commodity terms of trade of developing nations. Commodity terms of trade क्या है? Price of export upon price of import into 100. This is your commodity terms of trade. So Prevish and Singer ने क्या बोला कि the terms of trade of developing nations tend to deteriorate on a 1949 UN study that showed that the terms of trade of UK rose from 100 in 1870 to 170 in 1938. They rather in a study showed, उन्होंने दिखाया कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनके डेटीरियोरेट हो रहे हैं, वेराज यूके का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है. Since UK exported manufactured goods and imported food and raw material, while developing nations exported food and raw material and imported manufactured goods, Prebish and Singer inferred from this that the terms of trade of developing nations, the inverse of terms of trade of UK, had fallen from 100 to 59. कैसे हुआ? देखो, अगर हम यूके की बात करें, यूके के लिए प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हो गया अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट यानी रॉ मटेरियल का हो गया, या आप बोल सकते फूड का हो गया. अब इसका प्राइस ज़्यादा है वेराज इसका प्राइस कम है, तो ओवरऑल वैल्यू हाई होगी, विच वी कैन सी कि 170 था. इसका ऑपोजिट हो गया डेवलपिंग नेशंस के लिए. डेवलपिंग नेशन का एक्सपोर्ट है रॉ मटेरियल और इंपोर्ट है मैन्युफैक्चर्ड. इसका प्राइस ज़्यादा है इसका कम है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी, 59. वही अगर उल्टा करें कि जो 100 था वो प्राइस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले ले डेवलपिंग नेशन के लिए, एंड 170 प्राइस ऑफ इंपोर्ट ले ले डेवलपिंग नेशन के लिए, तो 100 अपॉन 170 59 हो गया. This conclusion was seriously challenged on several grounds. Obviously ये conclude उन्होंने जो भी किया, कंक्लूजन निकाला कि इसका इन्वर्स हो गया डेवलपिंग नेशन के लिए और डेवलपिंग नेशन का डिटीरियोरेट हुआ टर्म्स ऑफ ट्रेड. ये कंक्लूजन थोड़ा वियर्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस द प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स वर मेजर्ड ऑन at dockside in the UK, a great deal of the observed relative decline in price of food and raw material imports of UK reflected the sharp decline in cost of ocean transport that occurred over this period and not lower relative price received by exporting nation. एक रीज़न है कि जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस का कम होना अगर हम यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो कम इस वजह से हुआ था क्योंकि जो ओशन से वो ट्रांसपोर्ट होके आ रहा था उसका कॉस्ट कम हो गया था. तो कॉस्ट कम हो गया इस वजह से प्राइस कम हो गया यूके के लिए, लेकिन जिस प्राइस पे डेवलपिंग नेशन ने एक्सपोर्ट किया वो हाई ही था. सेकेंडली, द हायर रिलेटिव प्राइसेस रिसीव्ड बाय यूके फॉर इट्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स reflected the greater quality improvement in manufactured goods than in primary commodities. तो दूसरा रीज़न ये है कि जो हायर प्राइस यूके अपने प्रोडक्ट्स अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे रख रहा था, इट वाज ड्यू टू द क्वालिटी दैट वाज गिवन. क्वालिटी बहुत हाई थी, इस वजह से वो प्राइस भी हाई था. फॉर एग्जाम्पल, अ टाइप राइटर और अ PC टुडे does many more things automatically than a typewriter of 20 to 30 years ago. तो अब वो इम्प्रूव होता गया. जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है उसके नए वर्जन्स आते गए, इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ. whereas a pound of coffee today is not much different from pound of coffee of previous year. लेकिन क्या फूड प्रोडक्ट्स जो डेवलपिंग नेशन एक्सपोर्ट करते हैं उसका बेटर क्वालिटी आप कर सकते हो, बेटर वर्जन आप कर सकते हो? नहीं. एक मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन का
ये मोबाइल फ़ोन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का अलग अलग वर्जन्स आप निकाल सकते हो। जैसे आईफोन हो गया, आईफोन 14 से 15 से अभी 16 आ गया। लेकिन क्या एक कॉफ़ी जो है, वो कॉफ़ी जो प्लांटेशन होती है उसका नया नया वर्जन आ सकता है? नहीं, राइट। तो वो कैसे इम्प्रूव करे? यहाँ पे तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का इम्प्रूवमेंट हो जाता है और प्राइस हाई रेंज करते हैं, डिमांड करते हैं प्राइसेस हाई। लेकिन इसका तो जो फूड प्रोडक्ट्स है उसका कुछ नया वर्जन नहीं आ सकता, तो फिर प्राइस कैसे हाई रख सकते हैं? तो ये रीज़न भी कंसिडर करना चाहिए। Therefore, it is only natural that price of some manufactured goods should rise in relation to price of primary commodities. तो ये तो सही बात है कि कुछ कुछ जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस राइज होने चाहिए, ठीक है, माना, क्योंकि उनके नए वर्जन आते हैं कंपेयर टू प्राइमरी कमोडिटीज़। थर्ड, डेवलप्ड नेशन ऑल्सो एक्सपोर्टेड सम प्राइमरी कमोडिटीज़, विटनेस द लार्ज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ यूएस। लेकिन एक्सपोर्ट्स जो यूएस का एक्सपोर्ट अगर हम देखें, डेवलप्ड नेशन का एक्सपोर्ट अगर हम देखें, तो उसमें ज़्यादातर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ भी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। एंड डेवलपिंग नेशंस आल्सो एक्सपोर्टेड मैनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और डेवलपिंग नेशंस भी थे जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके एक्सपोर्ट्स में भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे थे। Consequently, measuring the terms of trade of developing nation as the price of traded primary commodities divided by the price of traded manufactured goods is not entirely valid. तो अगर आप ये देख लो कि सिर्फ एग्रीकल्चरल प्राइमरी कमोडिटीज़ जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका प्राइस फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम प्राइस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज़ जिसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ भी कहते हैं उसको डिवाइड करें ट्रेडेड मैन्युफैक्चर्ड के से जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो राइट नहीं है, क्योंकि वो डेवलपिंग नेशंस भी थोड़े बहुत मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। फोर्थ, द स्टडी ended in a depression year when prices of the primary commodities were abnormally low, so that the increase in the terms of trade of UK was greatly overestimated. And the study that was conducted, जो डेटा लिया गया था वो डेटा डिप्रेशन का जो ईयर था उसका लिया गया था। तो ऑब्वियसली उस ईयर में जो प्राइमरी कमोडिटीज़ है उसके प्राइसेस बहुत कम थे, तो यूके का ऑब्वियसली टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होगा वो बहुत हाई होगा। क्यों? यूके वो प्राइमरी कमोडिटीज़ इंपोर्ट करता था, तो इस वजह से उसका डिनोमिनेटर was very low. When your denominator is very low, the overall value is very high. Such criticism stimulated other empirical studies that attempted to overcome the shortcomings of UN study. तो ये जो जितने भी क्रिटिसिज्म थे, इन्होंने एक वे बना दिया दूसरे स्टडीज़ के लिए कि चलो हम और इस पे स्टडी करते हैं। One of these is the study published in 1956 by Kindleberger, in which he concluded that terms of trade of developing nation vis-a-vis Western Europe declined only slightly from 1870 to 1952. तो there was yet another study by Kindleberger जिन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग नेशन के लिए वो इतना ना डेटीरियोरेट होके थोड़ा ही हुआ है from 1870 to 1952. However, he also could not take quality changes into account. But उन्होंने भी वो जो क्वालिटी का चेंज जो आ रहा है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में क्वालिटी चेंज की वजह से वो लोग हायर प्राइस चार्ज करते हैं, वेराज प्राइमरी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी चेंज का कुछ मतलब नहीं है, तो वो चीज़ उन्होंने कंसिडर नहीं की। A 1963 study by Lipsey found that the terms of trade of developing nation in relation to those of US did not suffer any continuous downward trend from 1880 to 1960. They rose before World War I and from World War II to 1952 and declined after that. Again, Lipsey conducted another study in 1963. उन्होंने कंक्लूड किया कि डेवलपिंग नेशन का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कम नहीं हुआ, कोई कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं था। More recently, Sparios in 1983
confirmed that the commodity terms of trade of developing nation had deteriorated from 1870 to 1938, but by much less than what was found in UN study after correcting for transportation cost and quality change. So again in 1983 Sparrows conducted another study, and वो जो UN का जो फर्स्ट जो स्टडी हुआ था जिसमें क्वालिटी चेंज नहीं लिया गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लिया गया, वो सब कंसिडर करने के बाद उन्होंने देखा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग नेशन का डेटीरियोरेट हुआ ना 1870 से लेकर 1938 तक. By concluding the post-war period until 1970, however, the Sparrows found no evidence of deterioration. लेकिन पोस्ट वॉर पीरियड से 1970 तक उनको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि हाँ डेटीरियोरेट उस पीरियड में हो रहा है. Greeley and Yang found that the terms of trade between the primary products and manufacturers, the approximate terms of trade of developing nation at the time, declined by about 0.6% per year over 1900 to 1986 period, and since 1953 when petroleum products were excluded. तो again there was another study जिसमें उन्होंने conclude किया कि 0.6% से कम हुआ है 1900 से 1986 तक, and 1953 onwards petroleum product को निकाल दिया गया, तो उसमें इतना कुछ difference नहीं दिखा. These results are confirmed by Reinhardt and Wickham in 1994 for the 1900 to 1990 period. So 1900 से 1990 period के लिए again two another persons confirmed this study. ये चलता रहा and then there are certain evidences जो यहाँ पे आपको बताए गए हैं. You can read them. Several important conclusion emerges from these studies. तो ये सारे studies हुए हैं, जैसे पता चला है कि whether terms of trade deteriorate हुआ. देखो हम theoretically बोल दें कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, बट क्या रियलिटी में वो हुआ कि नहीं हुआ, that is another point, right? तो रियलिटी चेक ये लोग ने, थोड़े बहुत लोगों ने स्टडी किया, एम्पेरिकल एविडेंसेस फाउंड किए, एंड देन दे शोड इट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. तो उससे कंक्लूजन क्या निकला वो हम देखते हैं. सेवरल इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन emerge from the study. First, estimating the change on the secular terms of trade inevitably faces serious statistical difficulties. अगर हम चेंज उस टर्म्स ऑफ ट्रेड के जो ट्रेंड है, चेंज होने का ट्रेंड है, उसको हम देखते रहे तो उसमें बहुत सारी स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं. फॉर एग्जांपल, रिजल्ट्स आर वेरी सेंसिटिव टू विच ईयर्स आर टेकन एज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डेटा सीरीज एंड द वे द प्राइस इंडाइसेस ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स आर कैलकुलेटेड. सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा. मैंने पहले किसी एक वीडियो में मेंशन किया है, अगर आपने वीडियो देखा तो प्लीज़ वो 3 टाइप्स ऑफ डेटा के नाम आप कमेंट्स में लिखिए. तो उसमें से एक डेटा होता है, वो होता है टाइम सीरीज़ डेटा. टाइम सीरीज़ डेटा मैंने उसी वीडियो में आपको बता दिया कि हम क्या करते हैं. टाइम सीरीज़ डेटा में डेटा कैसे कलेक्ट होता है. तो उस डेटा में इम्पॉर्टेंटली कौन से ईयर बिगिनिंग, मतलब डेटा का बिगिनिंग ईयर कौन सा है और एंड ईयर कौन सा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. Second, the movement in the overall terms of trade of all developing nation does not have much relevance for individual developing nations. So movement जो terms of trade अगर सारे developing nations का consider करें, उसका much वो इतना रेलेवेंट नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल डेवलपिंग नेशन की बात करें. जैसे ये एक ही बात हो गई कि पूरे क्लास का अगर हम देखें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वर्स्ट है. हम ऐसे मान के चलते हैं कि पूरे क्लास का परफॉर्मेंस वर्स्ट था, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि उस क्लास के इस पर्टिकुलर ए बच्चा है समझो, तो वो उस ए बच्चे का भी परफॉर्मेंस वर्स्ट था. नहीं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, राइट. तो अगर हम सारे डेवलपिंग नेशंस की बात करें और उनका डेटीरियोरेट हो रहा है, दैट डजंट मीन कि वो सिंगल किसी एक इंडिविजुअल डेवलपिंग नेशन पे भी लागू हो. For
For example, a developing nation that exported food experienced terms of trade that increased much less than one that exported primary petroleum trade. तो अब एक ऐसा भी डेवलपिंग नेशन था जिसने जिसका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ इवन व्हेन he was exporting the food material, right? Third, most studies found that regardless of secular movement in the commodity terms of trade, the overall income terms of trade of developing nation as a group have increased substantially over time because of sharply rising volume of export. So even though they have seen that even though the commodity terms of trade was deteriorating, but income terms of trade developing nation का increase होता रहा. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट जो है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इनटू द होल थिंग इनटू द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट. तो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज होता रहा, तो इस वजह से इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इंक्रीज होता रहा. For example, Grilly and Yang found that between 1953 and 1983, the commodity terms of trade of developing nation declined by about 20%, but the income terms of trade increased by about 165%. तो उन्होंने जो स्टडी की उनको देखा कि भले ही कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड 20% से रिड्यूस हुआ, लेकिन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड 153% से इंक्रीज हुआ, 165%. Finally, attempts to measure the factorial terms of trade. Factorial terms of trade, they are talking about single factorial and double factorial terms of trade, have been seriously hampered by the difficulty of obtaining measures of productivity changes. ये लोग ने वो जितने भी एम्पेरिकल स्टडीज़ हुए हैं वो लोग फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड कैलकुलेट नहीं कर पाए क्योंकि उसके लिए प्रोडक्टिविटी चेंज का डेटा अवेलेबल नहीं था. The next part is export instability and economic development. This I will be covering in the next video. Till then, keep watching the journey of understanding economics. If you have liked the explanation, please do like the video. Do subscribe to the channel if you are new to the channel, and do comment if you have any feedback or if you have any doubts, and keep sharing with your classmates. Thank you.